यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर को हर साल लीक करता है दोस्तों, लेकिन आप लोग उसे समझ नहीं पाते हो। आज हम समझेंगे कि यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और इसके लिए आपको जाना होगा जियो साइंटिस्ट 2026 के पेपर में। और सिर्फ जियो साइंटिस्ट के पेपर में नहीं बल्कि सीडीएस के पेपर में, एनडीए के पेपर में और यूपीएससी के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो जब हम इन सभी क्वेश्चन पेपर में जाते हैं और एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग रिपीटेड है। थीम रिपीटेड होती है, कभी क्वेश्चन सेम एज इट इज उठ के आ जाता है और कभी कभी रिलेवेंसी रिपीट होती है। तो इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं हम। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से, इस सीरीज से आपके 101% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जी हाँ, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, जाके देख लो। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं, बहुत सारी वीडियोस डाली, वहां सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। पार्ट फर्स्ट रहेगा जहां हम आज सिर्फ पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके लिए यूपीएससी ने पहले ही हिंट दे दिया है कि 2026 के पेपर में मैं कौन से टॉपिक पूछने वाला हूं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करिए। The voting age in India was changed from 21 years to 18 years. वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कब किया गया? किस एक्ट के तहत इसको किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये एक्ट पास हुआ था 1988 में और इस एक्ट को फोर्स में लेके आए हैं 1989 में। ये इसको मैं वेरी इजी कैटेगरी के अंदर रखूंगा बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन है और अमेंडमेंट से रिलेटेड है और हर साल क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने देखा है कि पूछा गया, इसलिए अमेंडमेंट आपको एक बार रिपीट करना है। मैं अमेंडमेंट के वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था 21 से 18 साल की एज जो है यूपीएससी एसओएलडीसीई 2024 के पेपर में, और हमको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जियो साइंटिस्ट के पेपर में और हो सकता है यूपीएससी के क्वेश्चन में भी, पेपर में भी ये चीज रिपीट हो जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के पेपर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा रहा है ना? फिर भी आप लोग करते नहीं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, इस बार करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो हम पढ़ते हैं जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम ओपन करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमन राइट टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट। तो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो हमने स्टार्ट किया है ये क्या है? ये हमारा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस जो होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस बट नॉन जस्टिसेबल। ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर कुछ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो जस्टिसेबल नहीं है। हाँ, उसके तहत कुछ आर्टिकल्स जो हैं उनके तहत वो जस्टिसेबल हो सकता है, बट यहां पे प्रीएम्बल इज नॉट अ जस्टिसेबल। ठीक है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या ये लेजिस्लेचर लॉ बनाने की पावर देता है? कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि लॉ बनाने की पावर दे रहा है? नहीं, ये कुछ एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसके तहत हमें लॉ बनाने की पावर दी जाती है। आप बताइए वो कौन सा आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश एंड प्रमोट करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट का ये दायित्व है कि इसके ऑब्जेक्टिव को वो इंप्लीमेंट करे। ये थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि सही होना चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। लीज आउट, तो इसको हम डाउट में रखते हैं कि हाँ सही होने के चांसेस के ज्यादा है, गलत होने के चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि लग रहा है कि जनरल स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लीज आउट द प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक जस्टिस है। यहीं पे वर्ड प्ले हुआ है, इकोनॉमिक लिबर्टी यूज कर दिया गया है, जबकि लिबर्टी जो है कौन कौन सी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन। ये 3 प्रकार की लिबर्टी मेंशन है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन है। ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। यस, कहता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है अथॉरिटी? आप है अथॉरिटी, हम है अथॉरिटी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव आर द अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं इसके पहले वाले ही स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता हूं तो देखिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास सिर्फ बी बचा है। 2 and 4 इज आउट द करेक्ट आंसर, राइट? और दिस क्वेश्चन इस देखिए, मतलब ये तो मैंने एक सिंपल सैंपल रखा है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं जो इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बता दूंगा अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर जो रिपीट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? प्रीएम्बल से हर बार हर तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता ही है, तो याद कर लो, रट लो, इसको ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो। देखो, ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट,
इकोनॉमिक लिबर्टी या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी गलत है ये, है ना, यही वाला है, नॉट पूछा है इसमें, है ना, नॉट वर्ड है, तो कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, बाकी सारी लिबर्टी है। क्वेश्चन नंबर तीसरी की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड, अगर ऑथराइज किया जाए किसी भी पार्ट को ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से चेंज नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। देखने में लग रहा है थोड़ा एक्सट्रीम है, तो क्या इसको हम गलत कर दें? नहीं, देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ऑर्डिनरी लॉ से चेंज किया जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कुछ तो हम थोड़ा सा टफ पार्ट रखेंगे, लॉजिक लगाओ। यस, तो ये इसके चांसेस सही होने के ज्यादा है। अभी रुकना है। ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या सभी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सभी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ मत देना। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है हमको, ये केशवानंद भारती केस के अंदर ये हमको सीधे सीधे बताया है कि कुछ भी करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना। अगर इसको छेड़ा तो फिर हम आ जाएंगे रोल पे, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते हैं, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी आपका गलत हो गया है, और सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, यस फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, और हमने अमेंड किया भी हुआ है कई बार। और आपको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट है। देखो अमेंडमेंट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि डिलीट, हालांकि डिलीट भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट का जो मतलब होता है वो डिलीट करना भी होता है, ऐड करना भी होता है, उसके वर्ड्स में चेंज करना भी होता है। अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो वो अमेंड हो रहा है, तो अमेंड एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, तो अमेंडमेंट तो हो सकता है, राइट। हाँ, एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा है कि राइट टू पॉवर्टी लिखा है, दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी है, नॉट पॉवर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या लगता है कहां फॉल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी क्या? नहीं लग रहा ना, ऐसा लॉजिक लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही में ही आएगा, तो स्टेट लिस्ट के अंदर ही इसको हम रखेंगे। और ये क्वेश्चन देखो एमपीपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया था एज इट इज कि भाई किसकी अथॉरिटी होती है, पंचायत वगैरह, पंचायत क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, और उसको स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। सीएससी 2014 के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए, है ना। अब इसको हम समझेंगे कि नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन इंक्रीज कर सकता है नंबर को? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है? फिर तो हो जाएगा डम 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 बढ़ाता चलेगा, है ना, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कौन इंक्रीज करता है? बाय एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इंक्रीज करती है। यही 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखिए। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर द करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, केरला इज द करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये ऑफिस को होल्ड करेंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेगा कि उसे हटा दिया जाए तो वो उसे हटा देंगे। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, एडवोकेट। जब आप एडवोकेट एक तरीके का ऐसा समझ लीजिए, आप कोई एडवोकेट अपॉइंट करते हैं तो वो अपने लिए अपॉइंट करते हैं, है ना, जब मन चाहेगा उसको हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे, ऐसा ही है। तो ये किस इस आर्टिकल के अंदर है? ये आर्टिकल 76 क्लॉज 4 के अंदर है। बाकी को भी देख लेना है आपको। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी कुछ टेन्योर होती है, बताइए कितना टेन्योर होता है कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 317 कैग जो होता है आर्टिकल 148 6 साल और 65 ईयर तक की एज तक ये वैलिड है, इनका टेन्योर है। स्पीकर आर्टिकल 94 के अंदर मेंशन है। और यही क्वेश्चन 2024 में एमपीपीएससी के अंदर भी पूछा गया था कि आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, रट लो, याद कर लो, जाकर रीड करो, ठीक है। फिर ये अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार पूछ रहा है, ये टॉपिक को मिस मत करो, करके आओ, राइट। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, 4 स्टेट दे दिए। अब इसमें से पूछा है कौन इसमें से बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? सबसे पहले बताओ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे सेंटर में होता है बाई कैमरल, बाई कैमरल क्या होता है? लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। जैसे स्टेट में होना, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, है ना, दोनों चीजें। तो कौन कौन से स्टेट में है? तो एक ट्रिक बताता हूं, कभी भूलोगी नहीं। तंबाकू सुना है ना, तंबाकू याद रखना, तंबाकू वर्ड याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखो, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश, के फॉर कर्नाटका एंड लास्ट यू फॉर यूपी, उत्तर प्रदेश। टोटल 6 स्टेट्स हैं, याद रखिए टोटल कितने स्टेट्स हैं? टोटल 6 स्टेट्स हैं और आर्टिकल 169 के तहत इन्हें रखा गया है। टोटल कितने कितने स्टेट्स हैं? 6 स्टेट हैं। कौन कौन से? तंबाकू याद रहेगा, ए साइलेंट है बीच वाला, ठीक है ना, तंबाकू याद रखना है। टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, ए फॉर आंध्र प्रदेश और के फॉर कर्नाटका और
यू फॉर यूपी, राइट? यस। तो सभी के सभी इसमें से सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना सब कुछ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन को समझाता है, बताता है, आपको पता होना चाहिए। इट कैन नॉट बी ऑपरेशनल operation unless approved by the resolution of the both houses of the parliament within 1 month. Yes, it is a correct statement. Yes, my dear student, it is a correct statement. पहले 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उसके पहले ये सिर्फ 1 महीने तक के लिए था, सॉरी 2 महीने, 1 महीने तक के, कितना था, 2 महीने तक के लिए था। 2 महीने एक बार लगा दो तो 2 महीने तक चलता था मिनिमम, फिर उसको बढ़ाते जाओ और अप्रूवल वगैरह भी नहीं था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें हमने अमेंड करके 2 महीने से उसको 1 महीने कर दिया कि हर महीने ये करवाना, रेजोल्यूशन को करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था, इस चक्कर में इसे टफ बनाया गया, राइट? प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? नो, दिस इज अ wrong statement. Proclamation of emergency may be made by the President of India at any time if the security of the country is threatened. Exactly, security अगर threaten है तो proclamation emergency president के द्वारा लिया जा सकता है। करेक्ट आंसर, राइट? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, तो दूसरे को हटा दो। सेकंड वाले स्टेटमेंट को हटाते ही ये गया, एक ही गया वैसे तो। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू द प्रोक्लेमेशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनी टाइम ऑफ द लोकसभा पासेस द रेजोल्यूशन, ये भी जनरल स्टेटमेंट है और सही। तो इमरजेंसी प्रोविजन से भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद कर लो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अभी समय। एसआईआर जो हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एसआईआर, क्या फुल फॉर्म, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सा एडिशन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एसआईआर का ये कौन सा एडिशन है, इसके पहले कितने एसआईआर हो चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, याद रखिए। ठीक है, आप लोग भी करते चलिए एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है ना यूपीएससी के लिए। यस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन? एडवाइजरी जुरिडिक्शन मींस एडवाइस देना, समझ रहे हैं बात को? मतलब समथिंग विच इज नॉट बाइंडिंग। कोई आपको एडवाइस देता है तो ये बोलता है कि मैंने एडवाइस दिया है, तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं ना। एडवाइस तो जुरिडिक्शन होता ही नहीं ना उस पे, कि बाउंड, मतलब बाइंड तो होता ही नहीं ना कि यार ये तो करना ही करना। एडवाइस तो एडवाइस की तरह होता है ना। इस लॉजिक के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द सुप्रीम कोर्ट मे बाय रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। क्या वो अपने ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है? गरीब आदमी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा अमीर आदमी तो कर ही सकता है, तो आर्टिकल 143 के तहत वो कर सकता है, करेक्ट है। लेकिन देखिए द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग, क्या उसकी जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग है? ओपिनियन कभी बाइंडिंग होती है क्या? नहीं, नॉट बाइंडिंग, हटा दो उसको, गलत है, बिल्कुल असत्य है। तो कौन इज द करेक्ट आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 12, एंटी अरैक मूवमेंट इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश 1990 हुआ था। जनरल से क्वेश्चन है और अगर ये आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, तो प्रोविजन दिया कहां से लिया गया? अब ये मैं बता दूं, इतनी बार पूछा गया है कि मैं क्या ही बताऊं आपको भाई, बहुत बार, कई बार ये पूछा गया है कौन सा प्रोविजन हमने कहां से लिया है। सो ये बताना। और अभी रिसेंट के पेपर में ये देखो, ये पूछा गया था सीडीएस सेकंड 2017 के अंदर पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां कहां से लिए गए हैं, ये ब्रिटिश से कौन सा लिया गया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए रखा कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म कहते हैं, ये कनाडा से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। इंपीचमेंट यूएसए से लिया गया, बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटी यूएसए साथ से लिए गए, तो इसको स्वैप कर दिया। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, बताओ, देखो अपने रिस्क में करना, बस मैं बता सकता हूं, जब भी ऐसा 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो जनरली ओनली टू जो होता है ना, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में करेक्ट होता है, मैक्सिमम केसेस में, नॉट 100%। और कभी भी मैच द वाले में ना, वो 2 को तो 100% में बोल रहा हूं, 2 को स्वैप करता है, इसका ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वो करता ही करता है। यूपीएससी वो गेम खेलेगा, राइट? और वही आंसर होगा, वही पहचानना होगा। ये लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अभी हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट? मैंने बताया था ना, इसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वाज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, यस इट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 के अंदर इसको ये पहले था, फिर अभी से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है 300A के अंदर। तो दोनों करेक्ट आंसर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राइट? 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, पर कुछ अधिकार आपके पास तब भी रहते हैं। वो राइट्स कौन से हैं, लिख कर बताओ। आर्टिकल
आर्टिकल 20 और 21 तो मैंने आपको बता दिया है, पर वो कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपसे कभी छीने नहीं जा सकते, अगर आप इस देश के वासी हैं या जो वो नहीं भी है तो भी। बताइए कौन से अधिकार है जो आपसे छीने नहीं जा सकते? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे फटाफट उसका लिस्ट बना के और कमेंट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी क्वेश्चन इसको हम कवर करेंगे। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, मैं सिर्फ ये पीवाईक्यू नहीं बल्कि सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और आपके यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाला हूं। मैपिंग सीरीज चल रही है, तो जितनी सीरीज चल रही है फटाफट जाके लेक्चर को देखो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे भी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रही है। तो फटाफट जाके ऐप को भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एड्यूवर्स इन्फिनिटी करके ऐप है हमारा, उसे डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ और सारी चीजें चाहिए तो फटाफट वहां पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।